ज्योतिबा फूले अपने समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1827 में सतारा जिले के एक माली परिवार में हुआ। माली जाति का सामाजिक स्तर नीचे समझा जाता था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले था। वे पुणे में सब्जी विक्रेता थे। उनका पारिवारिक मूल रूप से सतारा जिले के कटगुण गांव का रहने वाला था। उनका पारिवारिक गोरहे कहलाता था। उनके दादा का नाम शेतीबा गोरहे था। वे पुणे आकर बस गए थे। उनके पिता चारा पेशवा के यहाँ फूल पहुँचाने का काम करते थे, इसलिए उनका पारिवारिक नाम फूले पड़ गया था। जब वे 9 महीने के ही थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ज्योतिराव को प्राथमिक शिक्षा के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हें अपने पिता के साथ खेत में काम करना पड़ता था। वे बहुत होशियार लड़के थे। उनकी प्रखरता को देखकर उनके एक ईसाई और एक मुस्लिम पड़ोसी ने उनके पिता को समझाया कि वे पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिराव को पढ़ाई पूरी करने दें। 1847 में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। यहीं पर उनकी मित्रता एक ब्राह्मण लड़के सदाशिव गावड़े से हुई, जो जीवन भर कायम रही। मोरो विठ्ठल वाल्वेकर और सखाराम यशवंत परांजपे नाम के 2 और ब्राह्मण मित्र बने। यही दोनों मित्र ज्योतिराव के आगे भी मिलकर काम करते रहे। 12 साल की कम उम्र में ही ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से कर दिया गया। स्कूल की पढ़ाई होने के बाद भी ज्योतिराव ने सरकारी नौकरी नहीं की। 1848 की एक घटना ने उन्हें जीवन की दिशा बदल कर ही रख दी। उन्हें एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया। बारात में दूल्हे के एक रिश्तेदार को जब पता चला कि वे नीची जाति के हैं तो उनके अपमान कर दिया गया। ज्योतिराव बारात से वापस आ गए, लेकिन उनके मन में कड़वाहट भर गई। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। ज्योतिराव ने थॉमस पाइन की प्रसिद्ध पुस्तक राइट्स ऑफ मैन में पढ़ी, जिसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक की वजह से उनके अंदर सामाजिक समानता और न्याय के प्रति रुझान पैदा हुआ। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर वे जाति तथा जातिगत भेदभाव के कड़े विरोधी बन गए। उन्होंने सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। फूले अपने समकालीन समाज सुधारक से विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि अन्य समाज सुधारक परिवार तथा विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों से जुड़े थे। ज्योतिराव ने जाति व्यवस्था और महिला अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि जाति व्यवस्था की जड़ बहुत मजबूत है और इसे मिटाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अस्पृश्य तथा निर्धन किसानों के उत्थान के लिए प्रयास किया, जो ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोगों के अत्याचार का शिकार होते थे। उनके प्रयासों से ब्राह्मण समुदाय नाराज हुआ, लेकिन उनके ब्राह्मण मित्र सदैव उनके साथ बने रहे। ज्योतिराव को समझ में आ गया कि निचली जाति के लोगों और महिलाओं का उत्थान उन्हें शिक्षित करने के बिना नहीं किया जा सकता। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। निचली जाति की लड़कियां को पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, इसलिए उनकी पत्नी ने यह काम संभाला। इसके बाद उन्हें 2 अन्य कथित निचली जातियां महारों और मंगों के लिए भी स्कूल खोले। नाराज ब्राह्मणों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया और कि ज्योतिराव ईसाई मिशनरियों के लिए काम करते हैं। सावित्रीबाई जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो ब्राह्मण उन्हें रोकने के लिए पत्थर मारते। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ज्योतिराव के पिता को धमकाया। उनके दबाव में ज्योतिराव के पिता ने अपने बेटे बहू से समाज सुधार के काम बंद करने को और उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। ज्योतिराव और सावित्री ने घर छोड़ना पसंद किया। धन की व्यवस्था न होने के कारण उनका स्कूल आगे चलकर बंद हो गया। कुछ दिनों बाद अपने ब्राह्मण मित्र सदाशिव बल्लाव गावड़े और मोरो विठ्ठल वाल्वेकर की सहायता से उन्होंने स्कूल दोबारा शुरू कर दिया।
ज्योतिराव ने महसूस किया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत उपेक्षित है, जिसकी वजह से गरीबी कायम रहती है और स्कूल कॉलेजों में प्राथमिकता पाने वाली उच्च जातियों पर उनकी निर्भरता बनी रहती है। इस वजह से सरकारी कार्यालयों में सारे उच्च पद ब्राह्मण हथिया रखते हैं। ज्योतिराव ने उच्च शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने वाली ब्रिटिश सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया। उनके मुख्य निशाने पर ब्राह्मण रहते थे। ज्योतिराव उनकी बहुत आलोचना करते थे। उनकी राय में सामाजिक बुराइयों की जड़ ब्राह्मण ही थे। उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि वे भारतीय समाज के बारे में ईसाई मशीनरियों के विचारों को ही व्यक्त करते हैं। हालांकि ज्योतिबा के विचार उनके मौलिक थे। सदियों से दमित शोषित निचली जातियों के प्रति उनकी चिंता स्वाभाविक थी। फूले विधवाओं और अनाथ बच्चों की दशा में भी बहुत द्रवित हुए और उनकी दशा सुधारने के लिए उन्होंने एक अनाथ आश्रम शुरू किया। विचित्र बात यह रही कि उच्च जाति की कई विधवाएं भी उनके अनाथ आश्रम में रहने आईं। ज्योतिबा ने अपने घर के पास छोटे से तालाब में अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों को नहाने की छूट दे दी। यह 1868 की बात है। उन्होंने जून 1873 में गुलामगिरी पुस्तक प्रकाशित की, जो उन्होंने अमेरिका में अश्वेतों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ी गई लड़ाई लड़ने वाले लोगों को समर्पित की। संवाद रूप में यह पुस्तक उच्च जाति की आलोचना की और इसे ब्राह्मणों के खिलाफ दुष्प्रचार बताया। इस किताब में उन्होंने ब्राह्मणों को विदेशी और शूद्रों को देश का मूल निवासी बताया। पुस्तक की सामग्री के कारण अखबारों ने किताब का विज्ञापन नहीं छापा। किताब के विज्ञापन में उन्होंने लिखा कि वे जाति, धर्म, नस्ल या मूल के भेद के बिना किसी के भी खान पान करने के लिए तैयार हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण अपनी सत्ता बनाए रखने के और शोषण के लिए नीची जाति के लोगों को धोखा देते हैं। वे जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि धन का स्रोत वही है। इसी कारण वे शूद्रों की जमीन को अधिकार नहीं देना चाहते। ज्योतिराव का तर्क था कि जमीन शूद्रों की है, क्योंकि वे इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। 1973 में ज्योतिराव और उनके अनुयायियों ने सत्यशोधन समाज नामक संस्था का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों का उत्थान करना, समानता स्थापित करना था। सावित्रीबाई ने महिला शाखा में कमान संभाली। संस्था में करीब 90 महिलाएं थीं। सभी ने जाति धर्म से परे रहकर सत्यशोधक समाज में काम करना स्वीकार कर दिया था। एक पारसी ने इसकी सदस्यता ली। यह अपने आप दूरगामी कदम था। ज्योतिराव ने साहस से पूर्व वेदों, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया। वे सोचते थे, जब ईश्वर एक है तो वेद संस्कृत में क्यों लिखे गए, जो कि आम जनता की भाषा में थी ही नहीं। वे तो सिर्फ ब्राह्मणों, उनमें भी पुरोहितों की भाषा थी। इसी कारण से उन्होंने शुरू किया कि वेदों की रचना ईश्वर ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के अनुसार की थी। यह कहना था कि वेदों का अंधानुकरण करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वेदों का धार्मिक पाठ कालानुकूल था और अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। उन्होंने वेदों के अंधानुकरण के बजाय उनमें समय के अनुसार परिवर्तन करने की पैरवी की। उनकी पक्की मान्यता थी कि वेदों को लेखन ने स्वार्थवश लिखा है, जिसकी क्रांतिकारी बातें करने वाले अपने समय के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने ना तो वेदों को वेद माना और ना ही प्रासंगिक। इसलिए उन्होंने घोषित किया कि वेदों को मानने की जरूरत नहीं। उन्होंने पुरोहितवाद और उनके प्रवचनों को भी नकार दिया। वे तार्किक सोच और एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्रवचनों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए ब्राह्मण पुजारियों की जरूरत नहीं थी। फूले का मानना था कि जाति प्रथा के मूल कारण को समाप्त करना सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी है। उनकी सोच था कि जाति प्रथा के लिए वेद ब्राह्मणवाद दोषी हैं। यही कारण है कि उन्होंने उनकी आलोचना की और तार्किक सोच को प्रचार किया। सत्यशोधन समाज में इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उन्होंने विधवाओं, उनके बच्चों, अस्पृश्य
किसानों और अनाथों की लड़ाई लड़ी। वास्तव में वे किसान और अस्पृश्यों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले पहले लोगों में से थे। हालांकि वे मानते थे कि हिंदू धर्म अतार्किकताओं से भरा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इसके परित्याग नहीं किया। वे आजीवन कट्टर हिंदू बने रहे। हालांकि उनकी आस्था और उनके सोच में कोई भ्रम नहीं था। वे हिंदुत्व में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने धर्म के रूप में इसे तार्किक रूप दिया। हिंदू धर्म के कथित पैरोकार ब्राह्मणों की इसमें मिलाई कुरीतियों को अलग करते हुए उन्होंने अनुयायियों को हिंदुत्व स्वीकार था। उनका मानना था कि ब्राह्मण ने अपने स्वार्थवश हिंदू धर्म में फेरबदल किए। वे ब्राह्मणों के नहीं बल्कि उनकी सोच के विरोधी थे। इसमें व्यक्तिगत बैर की बात नहीं थी, क्योंकि उनके घनिष्ठ मित्र ब्राह्मण ही थे जो जीवन भर उनका समर्थन करते रहे। उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के को गोद भी लिया, जिससे वसीयत में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा छोड़ गए थे। ज्योतिबा आधुनिक नारीवादियों के निकटता से जुड़े थे। उनमें उनकी पत्नी के साथ साथ ब्राह्मण महिला पंडिता रमाबाई भी थीं। अन्य में ताराबाई शिंदे, मुक्तिबाई भी थीं। ताराबाई शिंदे एक गैर ब्राह्मण लेखिका थीं। मुक्तिबाई सावित्रीबाई फूले की ही शिष्या थीं। ज्योतिबा फूले को 1876 में पुणे नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया गया। इस काल में भयंकर अकाल पड़ा। बहुत ही संख्या में लोगों को घर, गांव, बच्चों को छोड़कर जाना पड़ा। ज्योतिबा की अपील पर विक्टोरिया अनाथालय स्थापित किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी का जयंती समारोह मनाना शुरू किया। उन्होंने शिवाजी का एक महाकाव्य भी लिखा। ज्योतिबा फूले का निधन 1890 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी पत्नी विशेष रूप से हिदायत दी थी कि वे सत्य शोधक समाज के काम को आगे बढ़ाती रहे। उनके मित्रों और अनुयायियों से उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने वंचितों की लड़ाई जारी रखी। कोल्हापुर के राजा साहूजी महाराज ने सत्य शोधक समाज की नैतिक और वित्तीय समर्थन दिया। कुछ सालों बाद समाज की गतिविधियों में ठहराव आ गया। उन्होंने वंचितों की लड़ाई जारी रखी। कोल्हापुर के राजा साहूजी महाराज ने सत्यशोधक समाज की नैतिक और वित्तीय समर्थन दिया। कुछ सालों बाद समाज की गतिविधियों में ठहराव आ गया। बाद में इसमें फिर से तेजी आई और इसका विलय कांग्रेस में हो गया। ज्योतिराव फूले के कई अनुयायी इसमें शामिल हुए। बाबा साहब अम्बेडकर को भी इसमें प्रेरणा मिली। उनके कार्य को मुकुंदराव भुजबल पाटिल ने प्रकाशित कराया। ज्योतिराव से प्रेरित होकर छगन भुजबल ने दलितों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम महात्मा फूले समता परिषद है। अभिनेता चिरंजीवी भी उनसे प्रेरित हैं। आंध्र प्रदेश के पिछड़े वर्ग के नेता VGR नारागोनी भी उनसे प्रेरित हुए। उन्होंने ज्योतिबा और उनके विभिन्न आंदोलनों का शोध किया। उन्होंने महात्मा फूले पर कई किताबें लिखी। लेखक MS चंद्रमोहन भी महात्मा फूले के सामाजिक सद्भाव के कार्यों से प्रेरित हुए। उनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई। उनमें 1855 में लिखी प्रकाशित तथ्य रत्न, 1869 में प्रकाशित ब्राह्मण मचे कसाव, 1869 में प्रकाशित शिवाजी के जीवन पर लिखा महाकाव्य पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी भोसले, 1833 में लिखित श्वेतकाचार्य आशुद और 1885 में प्रकाशित इशारा, 1889 में प्रकाशित सार्वजनिक सत्य धर्म शामिल है। ज्योतिराव को महाराष्ट्र में कई जगह मरणोपरांत सम्मान भी मिला। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट का नाम सरकारी तौर पर उनके नाम पर रखा गया। मुकुंदराव भुजबल पाटिल के प्रयासों से महाराष्ट्र विधानसभा में ज्योतिबा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई।
इसका लोकार्पण महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहुरी में ज्योतिबा के नाम पर एक स्कूल स्थापित किया गया। इसका नाम महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रखा गया। नागपुर में सब्जियों के थोक बाजार का नाम भी फूले मार्केट रखा गया है।